शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ मोहम्मद रिजवान, लेक्चरर नाइस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस पेशावर। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। यानी अभी तक हमने अप्लाइड न्यूट्रिशन के जनरल कंसेप्ट के बारे में हमने बात की, मुख्तलिफ़ किस्म के पेरेंटल और इंटरनल न्यूट्रिशंस के बारे में हमने बात की, यानी जितने बेसिक कंसेप्ट थी अप्लाइड न्यूट्रिशन इसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको हम कंसीडर करते हैं, उसको हम रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए न्यूट्रिशन का फार्मूला अलग सा है, यानी उसके लिए हम वो फूड, वो न्यूट्रिशन कंपोनेंट, वो पार्ट हम उसके लिए रिकमेंड करेंगे जिसमें ग्लूकोज की अमाउंट कम हो। इसी तरह अगर कोई पेशेंट हार्ट प्रॉब्लम के साथ है तो उसको हम वो फूड आइटम रिकमेंड करते हैं जिसमें फैट्स की जो है वो कंपोजिशन, फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो। इसी तरह कोई पेशेंट लेट सपोज वो ब्लड प्रेशर के साथ है तो हम उसको वो फूड जो है उसके लिए रिकमेंड करते हैं जिसमें साल्ट प्लस फैट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो, ताकि उसकी वजह से उसकी बीपी जो है वो मज़ीद ना बढ़ जाए। तो मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के लिए अपना अलग सा फूड की कंसिडरेशन है, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की कंसिडरेशन है, और वो न्यूट्रिएंट उसकी डिजीज़ की कंडीशन के मुताबिक हम उसके साथ कोरिलेट करते हैं। तो जिस तरह आज की हमारी टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें करोनरी आर्टरी या वो आर्टरी जो कि हार्ट के मसल्स को, कार्डियक मसल को ब्लड सप्लाई करता है, उसमें प्लेग बन जाता है या वहाँ पे क्लाट बन जाता है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। यानी कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स द वेसल ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के वेसल्स में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, वहाँ पे कोई क्लाट बन जाए, वहाँ पे कोई फैट्स की डिपोजिशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो अब वो कौन सी न्यूट्रिएंट्स है, वो कौन से न्यूट्रिएंट के फार्मूलाज है, वो कौन से न्यूट्रिएंट आइटम्स है जिसको हम रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट के लिए जिसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स हो। फॉर एग्जांपल MI के अटैक उस पेशेंट को हो गए हो, या एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, तो उसके लिए हम कौन कौन से फूड आइटम रिकमेंड कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट में नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, तो उन पेशेंट के लिए अगर आपको पता नहीं है कि मैं उसको किस तरह फूड के बारे में रिकमेंड करूँ, मैं कौन सा फूड उसके बारे में जो है उसको बता दूँ, क्योंकि अक्सर पेशेंट आपसे पूछता है कि मेरी ये डिजीज़ है, मैं इसके लिए कौन सा फूड इस्तेमाल करूँ। तो इस तरह हार्ट के पेशेंट भी आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप उसके लिए बताएंगे कि आपने वो फूड्स जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट की क्वांटिटी हो, या आप वो खाना जिसमें साल्ट की क्वांटिटी हो, या वो फूड्स जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स की या कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी हो, तो वो आपने जो है नहीं लेना है। तो मतलब ये है कि डिजीज़ के मुताबिक, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ है, उन डिजीज़ के मुताबिक आपने किस तरह एक पेशेंट को गाइड करना है, उसको किस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स आपने रिकमेंड करना है। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इसी तरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन लिवर डिसऑर्डर, इन न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन किडनी डिसऑर्डर। तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स है जिसके लिए फूड का एक अलग सा जो है वो इसके लिए अलग क्लास है जो कि उसकी डिजीज़ के पैथोलॉजिकल चेंज के रिलेटेड हो। Objective: by the end of this session, a participant will be able to identify the risk factor for the development of hypertension. तो हाइपरटेंशन एक कॉमन डिजीज है, एक कॉमन एबनॉर्मेलिटीज है। अब उसके लिए रिस्क फैक्टर कौन से हैं? आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करोनरी आर्टरी डिजीज। करोनरी आर्टरी डिजीज, या इसको हम कहते हैं CAD, करोनरी आर्टरी डिजीज, या इसका जो है वो एब्रीविएशन है, मोस्टली इसको हम कहते हैं CAD, करोनरी आर्टरी डिजीज। अब वो करोनरी आर्टरी डिजीज के लिए कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन सी वो कंडीशंस है विच में लीड टुवर्ड द करोनरी आर्टरी डिजीज। डिस्कस द रोल ऑफ अ नर्स इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड पेशेंट विद हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया मीन्स हाई लिपिड्स लेवल इन द बॉडी, यानी लिपिड्स की मकदार, लिपिड्स की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। यानी हाइपरटेंशन की पेशेंट अगर वो हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट है, उसके बॉडी के अंदर फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम किस तरह उसकी नर्सिंग जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम किस तरह उसको काउंसिल कर सकते हैं, हम उसको किस तरह हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। काउंसिल पेशेंट एंड द डाइटरी प्रिवेंशन ऑफ करोनरी आर्टरी डिजीज़, वो कौन से डाइट्स है जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल है फॉर करोनरी आर्टरी डिजीज़, और वो कौन से डाइट्स है जिसको हम अवॉइड कर लेते हैं एंड विच में लीड्स
टू वर्ड द सिवियरिटी ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज कंडीशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेट डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो सैचुरेटेड फैट, लो सोडियम डाइट। और इसी तरह कार्डियक की जितनी भी इश्यूज है, कार्डियक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एमआई का पेशेंट हो, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, इन सबको हम रिकमेंड करते हैं कि आपने लो कोलेस्ट्रॉल डाइट इस्तेमाल करना है, लो सैचुरेटेड फैट डाइट इस्तेमाल करना है, और इस तरह लो सोडियम यानी कम से कम नमक आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। डिफिनीशंस क्या है, यानी हाइपरटेंशन क्या है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब हाई ब्लड प्रेशर। अगर एक इंडिविजुअल के ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल मिकदार क्या है हाइपर ब्लड प्रेशर की, यानी 120/80 ये किसी भी हेल्थी इंडिविजुअल, एडल्ट इंडिविजुअल की ये ब्लड प्रेशर है, जिसमें ऊपर वाला डिजिट शो कर लेता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इट इज द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन एंड द लोअर पार्ट शो डायस्टोलिक एंड इट इज द वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। तो ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल की ब्लड प्रेशर है जिसको हम कहते हैं 120/80। अब देखिए, इससे अगर ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाए, इससे अगर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ऊपर चला जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो जनरली अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन के मुख्तलिफ किस्म के क्लासेज है, यानी नॉर्मल तो 120/80 यानी 120 सिस्टोलिक और 80 जो है ये डायस्टोलिक, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसी तरह इसके मुख्तलिफ किस्म के क्लासेज है जिसको हम कहते हैं हाई नॉर्मल। अगर 130 से लेके 139 तक सिस्टोलिक चला जाए और डायस्टोलिक जो है वो 85 से लेके 89 तक जो है वो डायस्टोलिक चला जाए तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल बट हाई। इसके बाद जो दूसरा क्लास है जिसको हम हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं, तो फिर हाइपरटेंशन के जो है वो 3 क्लासेस है। फर्स्ट को हम कहते हैं ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, दूसरे को हम कहते हैं ग्रेड 2 हाइपरटेंशन और थर्ड को हम कहते हैं ग्रेड 3 हाइपरटेंशन। तो अब इसकी नॉर्मल क्वांटिटी क्या है, देखिए ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से लेकर 159 तक होती है और इस तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से लेकर 99 तक होती है। इसी तरह ग्रेड 2 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक 160 से लेकर 179 तक होती है और इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से लेकर 109 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है। इसी तरह ग्रेड 3 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 110। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जनरली मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की कि हाइपरटेंशन क्या है और हाइपरटेंशन के मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस क्या है, हम किस तरह उसको कैटेगराइज करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। द टॉप नंबर इज कॉल्ड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये टॉप नंबर ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शो कर लेता है एंड द बॉटम नंबर इज कॉल्ड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर यूजुअली गिवन एज 2 नंबर, फॉर एग्जांपल 120 और 80, राइटन एज 120/80। इसको हम इसी तरह मोस्टली लिखते हैं वन और बोथ ऑफ दीज कैन बी टू हाई। इसी तरह अगर एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो इसमें एक यानी सिस्टोलिक या डायस्टोलिक में से एक का ज़्यादा होना ज़रूरी है, यानी सिस्टोलिक या डायस्टोलिक में अगर एक भी बढ़ जाए, एक नंबर भी या एक मिकदार भी बढ़ जाए तो उसको हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं हाइपरटेंशन। और इसी तरह हाइपरटेंशन के मुख्तलिफ किस्म के क्लासेज है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ब्रीफली जो है वो थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन किया। इसी तरह आप लोग ये अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के कौन कौन से जो है वो स्टेजेस है और किस स्टेज को हम कौन सा जो है वो क्लास में रखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 में कौन सा सिस्टोलिक कितना डायस्टोलिक होता है, ग्रेड 2 में। तो इस तरह आप लोग ये अपने साथ नोट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन इज कॉल्ड द साइलेंट किलर बिकॉज इट कैन गो अनडिटेक्टेड फॉर ईयर्स। तो देखिए इस हाइपरटेंशन को हम मोस्टली साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। साइलेंट किलर का मतलब यह है कि अक्सर पेशेंट को हाइपरटेंशन का पता नहीं चलता, जब उसमें कोई साइन सिम्टम्स आ जाए, फॉर एग्जांपल उसमें कोई स्ट्रोक की साइन सिम्टम्स आ जाए, इस्केमिक क्या है, इस्केमिक या हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है इसमें काज हो जाए, तो मतलब ये है कि जब तक उसकी कोई प्रेजेंट साइन सिम्टम्स अपीयर ना हो जाए। इस तरह कुछ पेशेंट में जो है वो विजन्स की कमी आ जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो मतलब ये है कि ये अक्सर अनडिटेक्टिक रहती है। लेकिन जब कुछ साइन सिम्टम उसके अपीयर होना स्टार्ट होता है तो तब हमें पता चलता है कि द पेशेंट इज डेट ऑफ हाइपरटेंशन, इसलिए हम हाइपरटेंशन को कहते हैं साइलेंट किलर। रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन, अब देखिए वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल का मतलब ये कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट को हम एजुकेट करें, एक पेशेंट को हम काउंसिल करें, तो पेशेंट ये फैक्टर्स, ये जो हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे, ये फैक्टर एक पेशेंट अपने लिए मॉडिफाई कर सकता है। तो मतलब ये है कि वो अपने लिए ये फैक्टर मॉडिफाई करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है।
तो मॉडिफाइबल का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल या एक पेशेंट अपनी ज़िंदगी में इसको चेंज करके हेल्थी लाइफ गुजार सकता है, अगर हम उसको काउंसिल करें, हम उसको एजुकेट करें। तो मॉडिफाइबल का मतलब यह है, कुछ है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, कुछ है अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब यह कि अगर एक पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या इसके अबाव अजदाद में कोई इसी तरह जो है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो इसको वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। और मॉडिफाइबल का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी में वो इन कंडीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ बिहेवियर्स है, कुछ फूड आइटम्स है, कुछ न्यूट्रिएंट आइटम्स है, जिसको वो अगर मॉडिफाई करे, दूसरी साइड पे चला जाए तो वो हाइपरटेंशन को कम कर सकता है। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में कौन कौन से है? एक्सेसिव साल्ट कंजम्पशन। साल्ट कंजम्पशन, अब देखिए आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होगी कि साल्ट की वजह से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ती है। तो देखिए साल्ट जो है, जिसको हम नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसका नेम है, ऑर्गेनिक नेम है, ये जो है इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक या हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब यह है वाटर लविंग। ये वाटर लविंग है, दे अट्रैक्ट वाटर टुवर्ड देयर सेल्फ। ये अपनी तरफ जो है वो पानी को खींच लेता है। इसलिए अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप अगर किसी ओपन एरियाज में, किसी ओपन इन्वायरमेंट में साल्ट को ओपन रख दे तो 2-3 दिन के बाद उसमें नमी आ जाती है। ये नमी कहाँ से आती है? ये एटमॉस्फेयर से आती है, क्योंकि ये अपनी तरफ वाटर जो है वो खींच लेता है। इसी तरह जब ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर जितना भी वाटर है, अगर वहाँ पे साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो जितना भी वाटर है, दे में ऑल प्रेजेंट इनसाइड द वाटर की वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ जाती है, और इन वॉल्यूम्स के बढ़ने की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो ये एक फिलॉसफी है कि व्हाई साल्ट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट्स, कुछ डाइट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होता है। अब ये फैट्स क्यों जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है? इसकी रीजन ये है कि जितनी भी वेसल्स है वहाँ पे ये फैट जो है इसकी एक्मुजिशन, इसकी डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट होती है। और इसी तरह हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो इन वेसल्स में ब्लड को जो है वो पंप करे। तो इसी तरह हार्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाती है, और इस प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाती है। लो इंटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाई जाती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट इन फैट्स को डिसॉल्व कर लेता है, और ये जितनी भी फैट्स अगर वेसल के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको डिसलोकेट कर लेता है, उसको खत्म कर लेता है। लो फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हेल्थी फूड खा लेते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो फिजिकल एक्टिविटी के ना होने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से उसके वेसल्स के अंदर जो है वो फैट्स की एक्मुजिशन स्टॉप होती है, और ये फैट्स एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो इसकी वजह से उसकी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाती है। तो मॉडिफाइबल का मतलब ये कि ये जितनी भी बिहेवियर्स हम पढ़ रहे हैं, ये जितनी भी फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, ये हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, वो लो फिजिकल इनएक्टिविटी था, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का पेशेंट था, अगर वो वॉकिंग करे, सुबह के वक्त जो है वो रनिंग स्टार्ट करे, जिम्स ज्वाइन करे, तो उसको वो अपनी रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर सकता है और खुद को हाइपरटेंशन से बचा सकता है। कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल और टोबैको भी, ये भी मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स रिलीज कर सकते हैं, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ पेशेंट में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। जिस तरह आप लोग देखते हैं गुस्से के दौरान या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंगर एंड डिप्रेशन, आप लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। बीइंग ओवरवेट और ओबीज, अगर बहुत ज़्यादा एक पेशेंट ओवरवेट है, ओबीज है, तो इसमें भी फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से वेसल जो है वो नैरो बन जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी अगर सोसाइटी में या इकोनॉमिकली आपको प्रॉब्लम्स है, आप अच्छी तरीके से फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। पुअरली कंट्रोल डायबिटिस मेलाइटस प्लस हाइपरटेंशन, दे आर सेम विद ईच अदर, दे आर लाजिम एंड मलजूम विद ईच अदर। ये आप लोग रिमेंबर करें, जो भी हाइपरटेंशन का डायबिटिक का पेशेंट हो, ही और शी विल बी द ग्रेट चांस टू हैव अ हाइपरटेंशन। यानी जितने भी डायबिटिक के पेशेंट हैं उसमें हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। ये दोनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम है। इसी तरह कुछ है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब यह है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज देम दिस रिस्क फैक्टर इन ऑर्डर टू अवॉइड अ पेशेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो इसमें है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, एज है, अक्सर एज के साथ हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी वेसल्स है वो नैरो बन जाते हैं। जेंडर है, मेल और फीमेल। इसी तरह रेस है, कुछ जो है वो लोगों में, कुछ एरियाज के लोगों में मोस्टली हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। एज ओवर 65 ईयर एंड को एग्जिस्टेंट डिजीज सच एज डायबिटिक और किडनी डिजीज।
अक्सर जो है 65 ईयर एज के अगर एक पेशेंट है या का पॉपुलेशन है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होती है हाइपरटेंशन की, और अगर इसके साथ साथ डायबिटिक है या किडनी डिजीज़ है तो मतलब यह है कि अगेन चांसेस जो है वो बढ़ जाती है हाइपरटेंशन की। करोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम कहते हैं CAD। अब करोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? तो देखिए करोनरी आर्टरी वो आर्टरी है विच में सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल या कार्डियक मसल। देखिए हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है जो कि कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन कर लेते हैं, और ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पंपिंग ऑफ द हार्ट। तो देखिए इन मसल्स के लिए भी जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। अभी ये न्यूट्रिएंट और ये ऑक्सीजन कार्डियक मसल को कौन पहुंचा देता है? ये पहुंचा देता है विद द हेल्प ऑफ करोनरी आर्टरी। तो देखिए कुछ कंडीशंस में इन करोनरी आर्टरी के अंदर फैट्स की एक अपोजिशन होती है या वहाँ पे कोई प्लेग्स बन जाती है, प्लेटलेट्स की एक अपोजिशन हो जाए, तो उसकी वजह से करोनरी आर्टरी को यानी हार्ट के जो मसल्स है, ये फॉर एग्जांपल इसी तरह करोनरी आर्टरीज है और ये हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कर लेता है। तो इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल क्लॉट बन जाए तो ये अपने एरियाज को, ये इन कार्डियक मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचा सकता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं करोनरी आर्टरी डिजीज। यानी करोनरी आर्टरी डिजीज इज द नैरोइंग ऑफ द करोनरी आर्टरी। करोनरी आर्टरी अगर नैरो हो जाए बिकॉज ऑफ द फैट्स डिपोजिशन या बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स डिग्रेडेशन, बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स एक्युमुलेशन, तो इसको हम कहते हैं CAD। These are the blood vessels। अब करोनरी आर्टरी क्या है? करोनरी आर्टरी ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। द कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड करोनरी हार्ट डिजीज। इसको हम CHD भी कह सकते हैं, करोनरी हार्ट डिजीज, या इसको हम कहते हैं CAD, करोनरी आर्टरी डिजीज। यानी वो डिजीज जिसमें करोनरी आर्टरी जो है वो नैरो बन जाती है, वो तंग बन जाते हैं और कार्डियक मसल को ब्लड प्लस ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट पहुंचाने में जो है वो कमी आ जाती है। तो इसकी वजह से जो कंडीशन, जो डिजीज एपियर, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, उन सब पैथोलॉजिकल चेंजेस को कलेक्टिवली वी में कॉल देम करोनरी आर्टरी डिजीज। तो इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं ये एक हेल्थी या नॉर्मल ब्लड फ्लो है। तो इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जितना भी ल्यूमन है ये बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड है। इसी तरह अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल ब्लड जो है वो फ्लो प्लेग को कोई फ्लेक बन जाए या कोई जो है प्लेटलेट्स की कम्पोजिशन आ जाए, प्लेटलेट्स यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट हो जाए, या इसके साथ साथ अगर फैट से कम्युलेशन हो जाए, तो इसकी वजह से देखिए ये ल्यूमन जो है ये तंग हो जाता है। और इसी तरह ये जिस एरिया को ये करोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर लेता है, इसको ब्लड की सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो जाती है। तो इस डिजीज की वजह से वो एरिया जिसको ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है वहाँ पे स्कार्स बन जाते हैं, वो अपनी कंट्रैक्टिलिटी छोड़ देता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं करोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें करोनरी आर्टरी के अंदर प्लेग बन जाते हैं, प्लेग या क्लॉट्स बन जाते हैं, और इस क्लॉट्स की वजह से ये वेसल जो है अच्छी तरीके से ब्लड को सप्लाई नहीं कर सकता, और इसकी वजह से जिस एरिया को ब्लड सप्लाई कर लेता है वहाँ पे स्कार्स बन जाते हैं। तो उस कंडीशन को कलेक्टिवली वी मे कॉल देम करोनरी आर्टरी डिजीज।